जी बेटे, अब आ रही है आवाज? मेरे ख्याल में माइक में कोई मसला है, माइक चेंज कर लेते हैं। जी बेटे, इसमें आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें कि आवाज़ आ रही है आप सबको। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवा दूं। अरमगान गोंदल नाम है मेरा, और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में। मैं आप लोगों को लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा। मेरा तारुफ़ यहाँ तक काफ़ी है। अब सबसे पहले जो आपके फ्रीक्वेंट जो क्वेश्चंस थे, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात थे, पहले उनको दो को बता दूं, उसके बाद फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे। कुछ लोगों का ये था कि मैंने नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया है और आप क्यों चाहते हैं। जो इस इंस्टीट्यूशन का सबसे बेहतरीन काम मुझे लगा ना, इस वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया और मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, या मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको लॉ पढ़ाऊँगा, वो ये है कि ये प्रॉपरली स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। आप बाकी जितनी यूनिवर्सिटी एकेडमीज़ देखें, बाकी इदारे देखें, उन्होंने एक ही बंदा होगा, वही हर फन मौला होगा। वही आपको इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, वही जीके पढ़ा रहा होगा, वही मैथमेटिक्स करवा रहा होगा, वही लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, लेकिन एक ही बंदे के बस की बात नहीं है कि वो इतनी चीज़ों में या इतने जो फील्ड्स हैं उनमें वो एक्सपर्ट हो। इनका ये है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए अलग से फैकल्टी होगी, लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए मैं हाज़िर हूँ, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हर जो एक्सपर्ट हैं, जो अपने अपने फील्ड के, अपने अपने सब्जेक्ट के, वही आपको पढ़ाएंगे। अब आ गई बात के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है, इस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, जो आप लोगों का दूसरा सवाल था कि अब ये जो जॉब है इसके बारे में ज़रा बता दें। तो बेसिकली ये फील्ड फोर्स है। जो इंस्पेक्टर है ये फील्ड फोर्स है। इसको आप रिकवरी एजेंट भी कह सकते हैं। एफबीआर की जो एक वो टिपिकल ज़बान चलती है, रिकवरी एजेंट भी कह लें। और जो इसका बुनियादी काम होगा आपका, आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, वो है असिस्टेंस। किसको असिस्टेंस करना? अपनी हायर अथॉरिटीज़ को करना, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो आपका जो सब ऊपर जो नियरेस्ट आपका जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की ये ड्यूटी है। जो इसके एफपीएससी के सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट आप सबको पता चल गया होगा। एक बार फिर मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है और इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, आपको अपना प्लान दूंगा कि हम कैसे चलेंगे। आप लोगों की सजेशंस लेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं, या इसमें अगर आप कुछ चाहेंगे किस तरतीब से चलें, या ये सर यहाँ से गलत है, तो आपको पूरा हक है, आप मुझे बताएं। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिल के चलें, और जिस तरह आप लोग चाहेंगे मैं उस तरह आपको लेके साथ चलूँगा। बेटे, जो सब्जेक्ट्स या सिलेबस आपको मिलता है वो है कि एफबीआर के फंक्शंस क्या हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, सेल्स टैक्स 1990, ये मैंडेट और इसका थोड़ा सा पोर्शन होगा। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, इसका चैप्टर 3 है, और बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आएंगे। सारा नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो आप बाकी ऑलमोस्ट आपको ना तो एफपीएससी की वेबसाइट पे मिल रही है ना कहीं और, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ से ये हिट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, नेक टू नेक लोग जाएंगे, तो यहाँ से एक आधे मार्जिन में वो एक आधा सवाल डालेंगे।
वो है 2021 का बजट। 2021 का बजट जो है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि 2021 के बजट में आप देखें तो एफबीआर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं, क्योंकि टैक्स जो है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन पे है। इसलिए 2021 का बजट आपने ज़हन में रखना है। हम इंशाल्लाह उस पर उसको प्रॉपर पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर आपको तैयारी करवाएंगे। फिर आ जाता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो फेडरल एक्साइज एक्ट है 2005 का, उसी के तहत वो ड्यूटी लगती है। और फिर एक और बड़ा एक अहम एक्ट है जो मुझे अभी तक किसी बंदे की ज़ुबान पे नज़र नहीं आया, वो है फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 में आया है और ये भी बहुत सारे लोगों को इसका इल्म भी नहीं है। ये एक्ट किस लिए बनाया गया है? ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो टैक्स कलेक्शन है और जो टैक्स की जो टारगेट दिया जाता है एफबीआर को, उसको अचीव कैसे करना है और फिर उसको आसान कैसे बनाना है और लोगों तक उस कैसे पहुंचाना है कि इसको कैसे पहुंचाया जाएगा। इसको जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे। ये है वो आपका सिलेबस जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन एक उम्मीद यही की जा रही है कि इसी सिलेबस में से आपको आपका टेस्ट आ जाएगा। बेटे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो लॉ के आपके सब्जेक्ट्स होंगे या ये जो एरिया है आपका, ये 80 मार्क्स का है और इंशाअल्लाह ताला इसको हम कवर भी कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपका जितना ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे रहेगा उतना ही आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 30-32 हज़ार लोग इसको कैंडिडेट हैं इसमें, और बहुत क्लोज कंपटीशन आएगा, पॉइंट्स के हिसाब से आगे निकलेंगे। इसलिए आपने इंग्लिश पे भी साथ साथ उतना ही फोकस रखना है। लेटेस्ट जो वर्ड्स आते हैं, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ख़ास तौर पर जो 2020 और 2021 के वर्ड्स हैं, उनको आपने लाजमी देख लेना है, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, ये आपको इंग्लिश के जो टीचर हैं वो आपको करवाएंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम कैसे चलेंगे, या मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बर्ड आई व्यू बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। देखें बेटा, जो भी एमसीक्यूज में सवाल आता है वो दो तरह के आता है। पहला वो कंसेप्चुअल होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप 75 किस्म की गाइड्स भी पढ़ लें, आप पेपर में पास नहीं हो सकते। एक दो सवाल भी इधर उधर से आ गए जो कंसेप्चुअल आ गए, आप उसमें अगर वो सवाल गलत हो गए तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि मसलन एफबीआर बनाया क्यों गया, कैसे बनाया गया, इसका प्रॉपर काम क्या है। ये जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसके फंक्शंस आ जाएंगे, या उसके बाद हम जो एक्ट पढ़ते हैं सेल्स टैक्स है कि सेल्स टैक्स बुनियादी तौर पर है क्या, या जो इनकम टैक्स है ये बुनियादी तौर पर क्या है। मिसाल के तौर पे जो सेल्स टैक्स है ये बेसिकली क्या है, कंज्यूमर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स की एक फॉर्म है। और इसी तरह जो इनकम टैक्स है वो आपकी सैलरी पे जाता है या आपकी बाकी इनकम पे जाता है, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट आपके पैसे काटे जाते हैं। अब इस तरह आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो कोई भी सवाल आता है आप उसको काफ़ी हद तक, अगर आप उसके फॉर एग्जांपल आपने वो नहीं पढ़ा हुआ या वो सेक्शन आपके दिन से स्किप कर गया है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसमें से अगर 4 ऑप्शन है तो आप क्लोजली जाके 2 ऑप्शन पे चले जाएंगे। उन 2 के दरमियान जो चीज़ रह जाएगी वो है आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच। जितनी भी मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा या खुद को कोई मैं अपनी तारीफ भी नहीं ज़्यादा कर रहा, लेकिन आप लोगों को जो बात क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी से भी आप बेशक तैयारी करें, जिससे भी पढ़ें, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आप जब प्रैक्टिकली पावर्स क्या होती हैं, या फंक्शंस क्या होते हैं, या काम कैसे करता है इदारा। थ्योरी में सिर्फ आपको बता दिया जाता है, देखिए मसलन आपने थ्योरी में आपको बता दिया गया कि आपने एक रिटर्न फाइल की और उसके बाद आप फाइलर बन गए, ठीक है, आपने एनटीएन ले लिया। मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, अभी आपको जनरली बात बता रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा जब आपने रिटर्न फाइल कर दी तो उसके बाद क्या क्या होगा।
उसके बाद उसको डिटेल में जाके बताता हूँ कि सबमिशन जो करते हैं उसके बाद एक कंप्यूटर रैंडम बेल्टिंग होती है। जब कंप्यूटर रैंडम बेल्टिंग होगी तो उसमें कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर में फीड की जाती है कि जिनकी इनकम इतनी है या पिछले साल जिनकी इतनी रिटर्न थी और अब इतनी कम है, जिसमें बहुत ज़्यादा अगर कोई ऊंच नीच होगी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उनको हाईलाइट कर देगा। जिसके बाद उनका एक डिटेल ऑडिट होता है, वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। डिपार्टमेंट उसको ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उसकी कंफर्मेशन करेगा कि लास्ट ईयर इसकी क्या थी, अब क्या है, या ये इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है इसकी इनकम, या इतनी ज़्यादा कम कैसे हो गई है। ये जब डिपार्टमेंट इस चीज़ पे आएगा तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको शो काज नोटिस जारी करेगा। शो काज नोटिस जारी करने के बाद जब रिप्लाई आ जाएगा बंदे का या किसी कंपनी का, तो उसको एक असेसमेंट ऑर्डर दिया जाता है कमिश्नर की तरफ से या जो रेलिवेंट अथॉरिटी होती है उसकी तरफ से। असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, इवन कि आपका जो सब इंस्पेक्टर है, ये सब इंस्पेक्टर के पास भी इंस्पेक्टर के पास सब इंस्पेक्टर कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर के पास भी ये इख्तियार है कि वो आपको शो काज नोटिस जारी कर सकता है। लेकिन अगर वो फील्ड में ना हो, वो ऑफिस में बैठा हो, वो एडमिन में बैठा हो, वो आगे फील्ड में काम ना कर रहा हो, मतलब जो उसके पास एक अथॉरिटी है उसके तहत जो करता है। असेसमेंट आर्डर को जब आपके पास आ जाएगा कि देखिए हमारे पास हमारे हिसाब से आपका इतना बनता है, हमने आपको शोकास दिया था, आपने जवाब दिया, हम उससे इस हद तक मुतमईन हुए हैं, इस हद तक नहीं हुए। जब ये असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा तो दो ऑप्शन बचते हैं। जो फाइलर है या जो क्लाइंट है उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो अपनी अपील फाइल कर दे उस ऑर्डर के अगेंस्ट। किसको अपील फाइल करेगा? कमिश्नर ऑफ अपील को। अब सवाल आपका इस तरह से आएगा प्रैक्टिकली कि वो अपील किसको करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर है ना, ये डिप्टी कमिश्नर, इसके ऊपर से कौन जाता है? कमिश्नर, उसको जाएगा। अब उससे आगे जो मैं एक सवाल अक्सर देखता हूं और लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि कमिश्नर ऑफ अपील के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट। और बहुत से टीचर्स को मैंने ये पढ़ाते सुना है कि जी कमिश्नर ऑफ अपील के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट। कभी भी नहीं होता। कमिश्नर ऑफ अपील के बाद ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल में जाएगी, उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको इंशाअल्लाह ताला इस तरह लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं तो डिपार्टमेंट के पास क्या ऑप्शन है? अगर एक उसने प्रिस्क्राइब जो टाइम पीरियड है उसके में उसने अपील फाइल नहीं की तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट रिकवरी करेगा। वो उसको प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, प्रॉपर्टी सील कर सकता है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से करेगा, प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकता है। ये एफबीआर का इस तरह का एक प्रोसीजर चलता है जिसको वो अपने कहते हैं कि एफबीआर के जो बुनियादी फंक्शन है वो ये है। क्या है? रिकवरी, रेवेन्यू, पैसा इकट्ठा करना, टैक्स जनरेट करना, लोगों को सिर्फ इकट्ठा ना करना, लोगों को मोटिवेट भी करना कि वो फाइलर बने। आप देखते हैं अक्सर जगहों पे लिखा होता है कि फाइलर को डिस्काउंट होता है 50%, नॉन फाइलर जो होता है उसको वो डिस्काउंट नहीं होता। वो बेसिकली क्या है कि वो एफबीआर की तरफ से लोगों को एक अट्रैक्शन दी जाती है ताकि लोग फाइलर बने। अब फाइलर बनता कैसे है? या फाइलर जो है उसको आपकी ज़ुबान में या लॉ की ज़ुबान है, जो एफबीआर की ज़ुबान है, उसको क्या कहते हैं? आपको एक एमसीक्यूज आ गया कि जो फाइलर है उसका मतलब जो नाम है, जो डिपार्टमेंटल नाम है वो क्या है? क्या बताएंगे आप? डिपार्टमेंट की जुबान में उसको कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का दूसरा नाम क्या है? जो फाइलर है, जो फाइल जो जिसने अपनी रिटर्न है जो एनटीएन हासिल कर लिया हुआ है। एनटीएन भी दो तरह का होता है। मसलन एक होता है आपका जो इनकम टैक्स या इससे रिलेटेड होता है, वो उसको कहते हैं एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर। उसकी रिटर्न आपने फाइल करनी होती है 1 साल के बाद। जबकि जो सेल्स टैक्स है उसका एक अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। और
यही सेल्स टैक्स जो नंबर है, यही आपका फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें यही नंबर आपका इस्तेमाल होगा। सेल्स टैक्स का नंबर, इनकम टैक्स वाला नंबर सिर्फ इनकम टैक्स में इस्तेमाल होता है। जी बेटे, सेल्स टैक्स नंबर, यही नंबर जो है यही आपका फेडरल जो टैक्स ड्यूटी होती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी सॉरी, उसमें आपका यही जो सेल्स टैक्स नंबर है यही उसमें इस्तेमाल होता है। जबकि जो एनटीएन नंबर है, और सेल्स टैक्स के बारे में जनरली जो होता है ये हर महीने के बाद फाइल करना होता है। जी वो प्रिस्क्राइब की होती है उन्होंने अपनी, जब आप जब बेटे आपने पूछा कि हाइट मैटर तो नहीं करती, तो ये जो एफपीएससी की अगर आपकी उसकी रिक्वायरमेंट थी जब आपने फॉर्म फिल किया है, अगर उसमें उन्होंने लिखा हुआ था तो वो करेगी, अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ था फिर हाइट मैटर नहीं करती, क्योंकि ये कोई फोर्स की जॉब नहीं है। इसको कहते ज़रूर है कि फील्ड फोर्स है इंस्पेक्टर, लेकिन इसमें कोई ये इसने कोई लड़ाई थोड़ी करनी है या इसने गन थोड़ी उठानी है, इसने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं और खुद हथकड़ी भी नहीं लगानी होती। ये काम पुलिस का होता है। इंस्पेक्टर ने कोई भी काम करना है, पुलिस एड लेके जाएगा, या जो अपनी एक मखसूस इनकी फोर्स होगी थोड़ी बहुत, ये नहीं जहाँ से रेजिस्टेंस आएगी वहाँ पे कभी भी डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर सकता, उनको पुलिस एड चाहिए होगी। और जब इंस्पेक्टर लिख देता है, इंस्पेक्टर भी लिख सकता है, जनरली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि इंस्पेक्टर लिख दे। इंस्पेक्टर हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है, और असिस्टेंट कमिश्नर लिखता है पुलिस को, या डिप्टी कमिश्नर लिखता है पुलिस को। लेकिन अगर इंस्पेक्टर भी चाहे रिटर्न फॉर्म में लेके जाए, कंसर्न जो है पुलिस ऑफिसर वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसके पुलिस एड फराहम करे। अच्छा बेटे, हम बात कर रहे थे सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स जो है वो सालाना होती है, साल में एक बार जमा करवानी होती है, जबकि जो सेल्स टैक्स है वो मंथली बेसिस पे उसका रिटर्न फाइल करना होता है। मसलन कोई भी इदारा, फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी काम कर रही है, वो चीज़ें निकाल रही है, मैंने आपको बताया सेल्स टैक्स जो कंज्यूमर टैक्स है बेसिकली, कि कितनी उनकी कंजम्पशन जा रही है, कितने लोग ये परचेज कर रहे हैं, कि हर महीने वो फाइल देंगे, उसकी फाइलिंग करेंगे। और ये जो फॉलोइंग मंथ होता है, जो मंथ जा रहा होता है, इसकी 15 तारीख तक, टिल 15th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, सेल्स टैक्स जो है वो उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। अब आ जाते हैं बेटे के जो टैक्सेस हैं, जो फेडरल टैक्सेस हैं वो हैं कितने। फेडरल टैक्सेस 4 किस्म के हैं: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी। इनमें से 3 आपके रेलिवेंट हैं। जो इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, 3 आपसे मुतलका हैं: इनकम, सेल्स और एक्साइज ड्यूटी। कस्टम्स आपके मुतलका नहीं है, आता ही एफबीआर के अंडर ही है। इसलिए ये मैं भी एक सवाल देख रहा था, वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि जो फेडरल टैक्सेस हैं वो कितनी किस्म के हैं। बेटे हैं 4 किस्म के, लेकिन आपसे रेलिवेंट जो हैं वो 3 हैं। कस्टम जो है वो अलग से काम करता है जी, है वो भी एफबीआर के अंडर ही, लेकिन वो अलग से काम करता है। इनलैंड रेवेन्यू भी अलग से है, लेकिन वो फिर आगे इनके सब जो हैं आज जनरली ये 2 इनके बनते हैं। आगे बेटे आ जाते हैं कि जो इसको इनकम टैक्स जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनकम टैक्स का आपका पोर्शन मैंने आपको बताया कि वो चैप्टर 3 आएगा। सेक्शन 114 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसमें। सेक्शन 9 बड़ा इसका इंपॉर्टेंट होगा। ये कुछ सेक्शंस हैं जिनमें से आपको ज़्यादातर सवाल आएंगे, क्योंकि आपको डिटेल में नहीं आएंगे। उनको उसने आपका कॉन्सेप्ट लेना है, या अगर किस बंदे ने बनाया जो फील्ड वर्क कर रहा है तो वो इन्हीं में से देगा, क्योंकि जो आपका पेपर सेट करेगा वो बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम जो आता है वो वही बंदा होता है जो प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है और कमिश्नर लेवल पे या सुपर लेवल पे बैठा होता है। तो वो पेपर जब बंदा सेट करेगा, वो जो यूजलेस किस्म की थ्योरी होगी या जो प्रैक्टिकली जो सेक्शंस कम इस्तेमाल होते हैं उन पे वो फोकस नहीं करता होता। इसलिए बेटे आपने इनकम टैक्स के जो रेलिवेंट सेक्शन है वो ज़रूर हम इंशाल्लाह करेंगे, चैप्टर 3 जो है। लेकिन इसके साथ हम ये जो 2 सेक्शंस हैं 114 और सेक्शन 9, इनको हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो तकरीबन इन्हीं में से आते हैं।
इनकम टैक्स की बेटे बात करें तो इनकम टैक्स जो है वो मैंने आपको बताया कि सालाना इसका रिटर्न फाइल किया जाता है, और जो रिटर्न फाइल किया जाता है उसको वेल्थ स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये नोट कर लें कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है वही वो इनकम टैक्स की जो एनुअल रिटर्न है उसी को वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। चैप्टर सेक्शन 114 जो है बेटा वो है इनकम टैक्स का, जो है कि वो स्पेसिफाइड करता है पर्सन्स को, लोगों को स्पेसिफाइड करता है कौन कौन से पर्सन हैं। ये डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 9 जो है ये होता है कि टैक्सेबल इनकम कितनी है, कितनी इनकम जिस पे टैक्स है, कितनी पे एग्जेम्पशन है, टोटल इनकम कितनी है, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, मसलन सैलरीड पर्सन है या किसी प्रॉपर्टी से ले रहा है इनकम या बिजनेस से ले रहा है, तो इन सब को डील करता है सेक्शन 9। अब आते हैं बेटे उससे अगले, आपके किसी सेल्स और इनकम हो गए, इसके मुतल्लिक कोई सवाल है तो बेटे पूछ लें, डिटेल से नहीं, ओवर जनरली आपका अगर ज़हन में कोई इन दोनों के मुतल्लिक सवाल है तो। इनकम स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, वेल्थ इनकम जो है ना, इनकम तो उसने बताना है कि आपकी इनकम है कितनी। वेल्थ स्टेटमेंट इसको कहते हैं जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, मसलन जो साल बाद आप बताते हैं कि इतने मैंने पैसे कमाए, इतने मेरे पास पैसे थे, इतने मैंने खर्च कर दिए, इतने मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स लगता है। वो डिटेल जो है कितने रेशो कितने पे टैक्स लगता है वो आपको फार्मूला बता दूंगा, उसी फार्मूले के तहत फिर आपको कोई भी सवाल आ जाएगा कितने उसके पास पैसे हैं तो उसमें टैक्स कितना बनेगा, आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसके निकाल लेंगे किस कितने बने। वो बड़ा आसान सा फार्मूला है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन वो जब हम वाइट बोर्ड पे या प्रॉपरली इसको लेके चलेंगे, भी इतना है नहीं टाइम के एक लेक्चर में मैं इस पे करूं, तो इंशाअल्लाह ताला शुरू भी मेरा अपना प्लान यही है, ये एंड पे आपसे व्यू लूंगा, मेरा प्लान यही है कि हम सेल्स टैक्स से शुरू करेंगे, और फिर क्योंकि सेल्स टैक्स का आपको अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो उसके साथ बाकी सारे जो हैं वो ये सारे सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब आपको सेल्स टैक्स करेंगे तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एफबीआर कहाँ से मुदाखलत कर सकता है, या एफबीआर कैसे यहाँ पे काम कर सकता है, या अगर एक बंदे ने लेट कर दिया तो उसके पास रेमेडी क्या है, या डिपार्टमेंट के पास अख्तियार क्या है। ये सारी चीज़ जब हम डिटेल में जाएंगे तो उस पर करेंगे। इससे आगे बेटे अगर आप चाहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में पाकिस्तान की, उसके बारे में आपको ओवरव्यू दे दूं, या अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा एफबीआर के बारे में कर दूं। मेरे ख्याल में एफबीआर के बारे में मैं जनरल आपको व्यू दे चुका हूं। मजीद आप पूछना चाहते हैं तो मैं कोई इस के बारे में सवाल है तो बता दें, वरना मैं शुरू इसके फंक्शन से ही करूँगा। वो मैंने आपको बता दिया, इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि इसने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। जो इसके पीछे, इसके बनाने के पीछे जो इसका मकसद था वो ये था। बाकी इसमें कर लेंगे किसकी डीजीज कितनी होते हैं, कि रेवेन्यू की जनरेशन कैसे करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एफबीआर के पास प्लान क्या होता है, और जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसकी फोर्स कौन सी काम करती है, कलेक्शन कैसे की जाती है, और उस कलेक्शन को फिर आगे गवर्नमेंट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, और गवर्नमेंट फिर उसको यूज़ कैसे कर सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं बेटे ये इंशाल्लाह ताला जब हम इसको लेके आगे चलेंगे तो आगे बताएंगे एफबीआर की जो प्रैक्टिकली मतलब ये काम कैसे कर रही है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसके अंडर आता है आपका, इसके दो डिपार्टमेंट हैं जनरली। फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो डिपार्टमेंट हैं, एक फाइनेंस और दूसरा रेवेन्यू। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है आपका एफबीआर। उसके बाद आ जाता है एफबीआर के एक हेड ऑफिस जो कैपिटल में होता है। उसके बाद इसके आते हैं फील्ड ऑफिस। फील्ड ऑफिस इसके हैं बड़े बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस तरह जो बड़े बड़े आपके प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं इनमें आते हैं। और ऑलमोस्ट इसके 21 डीजीज काम कर रहे हैं, मतलब 21 इसके फील्ड ऑफिस हैं जो बड़े ऑफिस हैं। अब इन ऑफिस के अंडर इनका आते हैं रीजनल ऑफिस जो डिवीजन लेवल पे चले जाते हैं। मसलन फैसलाबाद डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, पिंडी डिवीजन, डिवीजन लेवल पे। यहाँ पे आमतौर पे कमिश्नर बैठता है। जो आपको मैंने बताया फील्ड ऑफिस है वहाँ पे डीजी बैठता है, डायरेक्टर जनरल, और जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे बैठते हैं कमिश्नर लेवल के। 19 ग्रेड या 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है। उससे नीचे आ जाते हैं जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस को डील करता है डिप्टी कमिश्नर।
ये आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट में होता है जोनल ऑफिस, उससे नीचे आ जाती है, इनकी जुबान में कहते हैं रेंज, या उससे नीचे यूनिट। यूनिट है वो प्राइमरी इसका फील्ड जिससे आपको वास्ता पड़ेगा इंस्पेक्टर बनने के बाद। ये तहसील लेवल पे होता है और इस यूनिट का हेड होता है एसी, असिस्टेंट कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। उसके नीचे होता है इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे इंस्पेक्टर काम कर रहा होता है, और एक असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे कई इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं। आपका जो काम है, ये जो आपसे आपके, अगर वो कहते हैं कमिश्नर के ऊपर देखें, आपसे बेटा जो भी कोई सवाल पूछा जाएगा या पेपर में कोई सवाल आता है, तो आपकी जो सबसे आपकी जो हायर अथॉरिटी है वो है असिस्टेंट कमिश्नर। ऊपर आपके पास अपील है, वो आपकी एपेलेट अथॉरिटीज़ हैं, जो डायरेक्ट आपको सुपरवाइज कर रही है, जिसको आप असिस्ट कर रहे हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर है। लिहाजा अगर आपके पास कोई सवाल आ जाता है किसी भी किस्म का और आपको ज़हन में नहीं होता, तो वो आपने अप्लाई उस पर कर लेना है कि अगर वो ये मेरी जो पहली जो है मतलब फोरम है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, आपको कोई ग्रीवेंसेस है या आपको कोई पनिश करने का या आपको किसी के पास कोई चीज़ों का अख्तियार होगा, तो वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर है, उससे ऊपर आपकी एपरेट अथॉरिटीज़ शुरू हो जाएंगी। जी बेटा, यहाँ तक कोई वो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स से मुतल्लिक जनरली कोई सवाल हो, इंशाल्लाह ताला डिटेल में करेंगे इसको। एफबीआर को भी बड़ी डिटेल से हम लेके चलेंगे, इसके एक एक विंग को हम डिस्कस करेंगे। जो इसके 11 विंग्स हैं उनको लेके चलेंगे, जो इनके इसके जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे, और इसके जो ये फंक्शन करता कैसे है, ये जो इसका जो चेयरमैन है वो कैसे मुंतखब होता है, इसका डीजी कैसे मुंतखब होता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह जब हम लेक्चर स्टार्ट करें, ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं तब करते हैं शुरू। जी जी, ये बेटे ड्राई सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़ा खुश किस्म का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप आपको इंशाल्लाह इसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे, आपको ऐसा फील होगा आप इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बारे में आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बेटे ये ऐसी ड्यूटी होती है जो आपके जो ऐसे जो आपकी ऐसी जो कमोडिटीज़ हैं, ऐसी अशिया हैं जिन पे वफाक की तरफ से टैक्स लगता है। मसलन उसकी सबसे प्रोमिनेंट जो एग्जांपल है वो सिगरेट है। सिगरेट के ऊपर जो आपकी डब्बी, इसको कभी पढ़िएगा, सिर्फ वो जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं थोड़ा ध्यान से डब्बी को देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा ऊपर उसके फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिखा होता है। तो ये फेडरल एक्साइज एक्ट जो 2005 का है, इसमें अमेंडमेंट्स काफ़ी आ गई हैं। अमेंडमेंट से याद है बेटे, अमेंडेड पढ़नी है चीज़। जो आपका एग्जामिनर होगा ना, जो आपका पेपर सेट कर रहा है, वो आपको 2020 और 21 के अमेंडमेंट पे अपना फोकस रखेगा, 2020 और 21 के अमेंडमेंट्स पे। पीछे सिर्फ उसका वो आपका कॉन्सेप्ट लेगा और आगे बात जो आएगी वो अमेंडमेंट पे आएगी। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपने लाजमी पढ़नी है। कुछ अमेंडमेंट्स जून में भी हुई हैं, वो बड़ी अहम है, उनको लाजमी पढ़िएगा। अमेंडमेंट्स को मैं इंशाल्लाह ताला आपको करवा भी दूंगा। आपने अमेंडमेंट्स पे करना है, और जो आपने किताबें लेनी है वो आप अक्सर सवाल पूछते हैं बच्चे, बेटे बिल्कुल गाइड नहीं लेनी, अभी काफ़ी टाइम है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। नवंबर में कहा है तो जो हालात चल रहे हैं, लेकिन आप अगर नवंबर के हिसाब से भी तैयारी करते हैं, चल रहा है लेट होने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन अगर आप इसके हिसाब से भी चलते हैं नवंबर में भी, तो अक्टूबर तक तो सोचे भी ना गाइड का। अक्टूबर तक इंशाल्लाह ताला हम अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। वो पे प्लान आपको देता हूँ हम कैसे कवर करेंगे। लेकिन बेटे आपने सिर्फ बेयर एक्ट्स लेने हैं, सिर्फ बेयर एक्ट्स लेने हैं। बेयर एक्ट से पढ़ के उसको फिर आखिरी महीने में अगर आपने कोई 1-2 गाइड्स लेनी हो ना, बेशक ले लेना, आखिरी 10-15 दिन वो आप गाइड्स ले लेना। अदरवाइज सिर्फ आपने बेयर एक्ट से पढ़ना है, किसी बंदे की लिखी हुई बुक से नहीं पढ़ना, कोई गाइड अभी नहीं लेनी, वरना आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट बेटे कभी कोई किसी एक आधे इंसान का तुक्का तो लग सकता है, सबका तुक्का उसमें नहीं लग सकता, इसलिए शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना। इसमें आपके पास काफ़ी टाइम है, लिहाजा बेयर एक्ट्स खरीदें और उस पर अपनी तैयारी शुरू करें। फिस्कल पॉलिसी जो अभी करंटली जो चल रही है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, वही हम देख के उससे भी तैयारी कर सकते हैं। बेटे ज़रूर कर सकते हैं, बल्कि स्टेट बैंक जो है वो लेटेस्ट जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आते हैं वो अपडेट करते हैं। एफबीआर की आपने 2 चीज़ें लाजमी करनी है।
स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जो उनकी आई है वो करनी है, एफबीआर की वेबसाइट खोलें, उस पर बड़ी डिटेल हिस्ट्री लिखी हुई है उसकी, ये कैसे बना था, उससे आगे इसकी बड़ी डिटेल से चीज़ें। सर जो फॉरेन से चीज़ें आती हैं फॉरेन को इनके कौन सा टैक्स लगेगा? इन पे जो आपसे सवाल था कि फॉरेन जो चीज़ें आती हैं इन पे कौन सा टैक्स लगेगा, बेटे एक तो इन पे कस्टम लगती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, ये दोनों चलती हैं उस पर। अब वो अशिया के हिसाब से होगा, जब आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि इन पे कस्टम है और इन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है, क्योंकि ये बड़े कनेक्टेड हैं। बेसिकली बेटे जो टैक्सेस है ना वो फेडरल है, वो प्रोविंशियल है, वो लोकल हैं और फिर एक्साइज के आते हैं। फेडरल के जो जनरली बाहर से हम ये गाड़ियाँ वगैरह मंगाते हैं ये तो कस्टम के तहत आती है ना, इनको वो टैक्स होता है। और फिर और जब आप उसको गाड़ी कोई बाहर से आई है जो जापानी गाड़ी है उसका सिर्फ वो जो पर्ची है वो डिटेल से पड़ेगा, आपको 15 किस्म के उसमें टैक्स नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन सा टैक्स लगाया गया है। फिर उसके बाद प्रोविंसेस के अपने टैक्स हैं, और मुझे नहीं ख्याल कि वो प्रोविंस को टच करेगा, लेकिन फिर भी जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उनको बता दूंगा, लोकल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो फेडरल के टैक्सेस हैं मतलब फेडरल एक्साइज है, वो जब हम फेडरल एक्साइज एक्ट पढ़ेंगे जिसमें बड़ा डिटेल से बेटे आपको सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे और अशिया भी पढ़ाएंगे कि जिन जिन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है और किस हिसाब से लगती है, क्योंकि हर चीज़ की तो आप फिंगर टिप्स पे रख नहीं सकते, मैं भी नहीं रख सकता। तो हमें आपको एक फार्मूला जो है उनका जो जनरल वो अप्लाई करते हैं वो फार्मूलाज हर एक टैक्स का आपको बता दूंगा, आपने वो ज़हन नशीन कर लेना है। अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाती है तो आपने बस वो फार्मूला अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपका वो हल हो जाएगा। आपने बेटा फिस्कल पॉलिसी का पूछा, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो बेसिकली क्या है, उस होती क्या है, उसमें होता है कि रिकवरी ऑफ एरियर्स, कि रिकवरी कैसे करनी है जिनकी तरफ एरियर्स हैं, जिन्होंने टैक्स फाइल नहीं किया, जिन्होंने गवर्नमेंट को जो टैक्सेस हैं वो पे नहीं किया, तो उनसे रिकवरी कैसे करनी है। स्टेट बैंक का या एफबीआर का जो टारगेट एक सेट कर दिया जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो टारगेट, तो वो उन्होंने अचीव कैसे करना है ये है, या फिर आपकी जीडीपी है वो आपने ऊपर कैसे लेके जानी है और उसको मेंटेन कैसे करना है, ये आपकी सारी चीज़ें आती हैं फिस्कल पॉलिसी में। जो स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे लाजमी पढ़िएगा। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से आके पहले लेक्चर लें, बेटे जितना आप खुद पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन गाइड से नहीं। बिलीव मी, बहुत सारी गाइड्स ऐसे लोगों ने लिखी हुई हैं जिनका प्रैक्टिस से वास्ते ही नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो इनकम्पिटेंट लोग हैं, वो बहुत कम्पिटेंट लोग हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बेटे अभी से शॉर्टकट पे ना जाना, अभी से गाइड ना लेना, और गाइड्स भी अभी आएंगी। अभी देखें, अभी जो मार्केट में आप गाइड्स ले रहे हैं वो अमेंडेड नहीं है, वो पिछले साल की हैं, जब लास्ट ईयर जो सीट्स आई थी उनकी हैं, अमेंडेड नहीं है। अमेंडेड आने का वेट करें अभी, और बेयर एक्ट्स खरीद लें, उनको पढ़ें, एफबीआर की वेबसाइट खोलें, उस पर उसका बड़ा डिटेल से फंक्शन लिखे हुए हैं, उसके हिस्ट्री लिखी हुई है, उसके विंग्स लिखे हुए हैं, मतलब जो मोटी मोटी बातें हैं वो कर लें, आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। उनका प्रॉपर ऑर्गेनोग्राम जो है वो मौजूद है उसकी एफबीआर की वेबसाइट पे, उसको देखें बेटे। इसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है कि टैक्स को आपने इसमें रिफॉर्म जो कैसे करनी, इसको आम सी लैंग्वेज में कहते हैं टैरप, TARP, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है कि आपने रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है, जीडीपी कैसे इंक्रीज करनी है, और जो है कि टैक्स जो है उसकी बेस जो है उसको कैसे मजबूत करना है, और जो ऑडिट का फंक्शन है उसको कैसे मजबूत करना है। ये आपकी सारी टैक्स टैरिफ के तहत आएंगी। टैरिफ का भी प्रॉपर एक पॉलिसी निकलती है, वो टैरिफ को भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे गवर्नमेंट ने ये एम कैसे सेट किया है। इसके अलावा बेटे आपका और कोई जो सब्जेक्ट रह गया हो, जो आपके कोई और सवाल हो तो वो मुझे बता दें। फाइनेंस एक्ट 2021 जो है ये मैं आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको भी डिस्कस कर दूंगा। एक आपने करना है बेटे, मोस्ट ऑफ दी जो है सेक्शन जो है वहाँ पे सेक्शन 2 होता है, वो होता है डेफिनेशंस का। आपने जो मैंने बेयर एक्ट्स खरीदने हैं, डेफिनेशंस पढ़नी है। आपकी डेफिनेशन होगी तो लॉ का कोई भी सब्जेक्ट आएगा ना, वही डेफिनेशंस के अंडर ही जाके आगे सारे सेक्शंस आएंगे। डेफिनेशंस लाजमी करने हैं, और जनरली जो होता है वो सेक्शन 2 है, कोई एक दो जो एक्ट्स हैं उनको छोड़ के
जो एक दो कोड्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं आपके एक्ट्स, उनमें जो सेक्शन 2 होता है वही डेफिनेशंस का होता है। अब मैं आपको अपना प्लान बेटे बता देता हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे और हम कैसे लेके आपको चलेंगे। बेटे हम इंशाअल्लाह ताला, मेरा जो प्लान है कि हम सेल्स टैक्स से स्टार्ट लेंगे। आप अगर कहेंगे दो ही ऑप्शन बनते हैं, या फिर हम FBR के जो फंक्शंस हैं वहाँ से स्टार्ट ले लेंगे। लेकिन मेरा ये है कि अगर आप सेल्स टैक्स 1990 से स्टार्ट लेते हैं, उसको अमेंडेड प्रॉपर तैयार करके उसको आगे लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बाकी साथ साथ कनेक्टेड होते जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स को भी करेंगे, लेकिन सेल्स टैक्स आपका क्लियर होगा तो बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी कनेक्टेड होती जाएंगी। और फिर जब FBR के फंक्शंस करेंगे तो आपको सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली रिवाइज भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 महीने की बेटा हमारा ये सेशन होगा। इन 2 महीनों में हम सारा इंशाल्लाह अपना सिलेबस कवर करेंगे। डेली बेसिस पे 20 से 25 या 30 सेक्शंस जो हम इजीली कर सके उसको करेंगे, उनका टेस्ट लेंगे। आपको इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे उस अगले दिन उसको 20-25 MCQs का छोटा सा एक टेस्ट ले लिया करेंगे। उसके बाद जैसे एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा उसका फिर टेस्ट ले लिया करेंगे। और फिर जब आपका कोर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपके 3-4 ग्रैंड टेस्ट लेंगे, जिस तरह FPSC के आपके एग्ज़ाम में आएंगे उस तरह हम आपके टेस्ट लेंगे। और फिर उसके बाद जो पास्ट पेपर्स हैं वो एंड पे सॉल्व करेंगे, जितने पास्ट पेपर्स हो सके उसको सॉल्व करेंगे। और एंड पे बेशक आप गाइड्स ले लीजिएगा बेटे। शुरू में सिर्फ बेयर एक्ट लेंगे, हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको ऐसे तैयार करवाएंगे कि आप वो सेक्शन रीड करेंगे, उसी सेक्शन के अंदर सारी उसकी डिटेल मौजूद होती है। उसको जब आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिकली ये इसमें होता क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये सारा कवर हो जाएगा। मज़ीद आपका बेटे कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है बेटे। चले ठीक है बेटे, इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, ये नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये बरकत मार्केट के साथ है। तो यहाँ पे आप आगे पूछेंगे तो आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। नीचे हम लिंक में आपके ऑनलाइन जो बच्चे आना चाह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, तो हम लिंक में इसका एड्रेस वगैरह या लोकेशन सेंड कर देते हैं। आप वहाँ से देख के तशरीफ़ ला सकते हैं।